अगर अब किसी का ऐसा बच्चा आ गया या पैदा हो गया है जिसमें ये प्रॉब्लम है, क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो किस तरह अब इस चैलेंज को कबूल करें और इसको साथ लेके किस तरह चलें? अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ज़्यादातर गरीब तबके में पाई जाती है, जिसकी वजह आप कह लें कि अवेयरनेस का ना होना है। अगर वो खून इनको अतिया करेंगे तो वो बच्चा लंबी ज़िंदगी जी पाएगा। लोग उससे दूर इस वजह से होना शुरू हो जाएंगे कि कहीं ये हमसे ब्लड ना मांग ले। तो ज़िंदा देखना चाहता है, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उन्होंने खून मांगना है। लेकिन उन्हें खून अगर नहीं मिलता तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो थैलेसीमिया के इदारे हैं जैसे रियाज मंसूर ट्रस्ट है, तो लोग फिर ऐसे इदारों का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी स्लोगन के साथ आज एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो प्रेसिडेंट हैं रियाज मंसूर ट्रस्ट के। हम इनसे जानेंगे क्योंकि इस जो ट्रस्ट है उसका स्पेशल एरिया ये है कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा भी जनरल हेल्थ केयर के हवाले से भी इनका काफ़ी सारा काम है। हम इनसे ये जानेंगे कि थैलेसीमिया को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है और अगर किसी बच्चे में ये चीज़ आ गई है तो अब उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है और आने वाले वक्त में आपने उसको किस तरह लेके चलना है। और जो अभी न्यूली मैरिड कपल हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट करवा सकते हैं जिससे इसके चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। ब्लड डोनर डे के हवाले से भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नफीस साहब, कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से। सर, मैं पहले तो आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि रियाज मंसूर ट्रस्ट, इसके आप प्रेसिडेंट हैं, इसका आगाज़ आपने कब और कैसे किया और इसका क्या विज़न था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रियाज मंसूर ट्रस्ट का आगाज़ आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले किया गया था। और जो विजन की आपने बात की कि थैलेसीमिया क्यों इस प्रोजेक्ट को हमने क्यों स्टार्ट किया, तो वजह ये थी कि देखा ये जा रहा था, कई जगहों पे जाने का इत्तफ़ाक हुआ, थैलेसीमिया के मरीज़ों से उनके वालिदैन से मिलने का इत्तफ़ाक हुआ, तो पता ये चला कि ये बच्चे जल्दी वफ़ात पा जाते हैं और बहुत सारे इनके मसाइल हैं। हर 15 दिन बाद इनको खून लगना ज़रूरी है, वरना इनकी ज़िंदगी चल नहीं पाती है। किसी को 15 दिन बाद खून की ज़रूरत है, किसी को 10 दिन बाद खून की ज़रूरत है। तो अंदाज़ा हुआ कि इनकी ये ज़िंदगी बहुत आसानी से नहीं गुजर रही है। तो इस पर रिसर्च शुरू की, मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम थैलेसीमिया पे काम करें। सही। अच्छा सर, थैलेसीमिया के बारे में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि एक तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह आती है लोगों में और इससे बचने का क्या तरीका है इनिशियल स्टेज में? सर, थैलेसीमिया जो है ये एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। और उसमें वालिदैन अगर दोनों थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, कैरियर होना कोई बीमारी नहीं है, यूँ समझ लें सादा लफ्ज़ों में कि एक जरासीम है मेल में भी और फीमेल में भी। अगर वो दोनों शादी करते हैं तो उनकी आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो थैलेसीमिया मेजर पैदा होगी, यानी बीमार पैदा होगी। जिससे ये सारी 100% है या 90% इसके चांसेस कितने होते हैं? चांसेस में 90% चांसेस होते हैं कि उनकी आने वाली औलाद जो है वो थैलेसीमिया मेजर ही पैदा होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि उसमें नॉर्मल बच्चे भी पैदा होते हैं। तो उनके लिए फिर जो थैलेसीमिया के इन बच्चों के लिए कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, वो उसमें ट्रीटमेंट इनका क्या है और इनकी ज़िंदगी को एक आम इंसान की तरह गुजारने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, इदारे की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियाज मंसूर ट्रस्ट कर रहा है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर अब किसी का ऐसा बच्चा आ गया या पैदा हो गया जिसमें ये प्रॉब्लम है, अब उन्होंने जाहिर है कि उसको लेके चलना है जी, अब उनके लिए क्या टिप्स हैं, क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो किस तरह अब इस चैलेंज को कबूल करें और इसको साथ लेके किस तरह चलें? सर, अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी ज़्यादातर गरीब तबके में पाई जाती है, जिसकी वजह आप कह लें कि अवेयरनेस का ना होना है। अब एक गरीब घराना अगर इस बीमारी का शिकार हो गया, उनके बच्चे अगर थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, तो उन्हें ये समझाना कि आप अब इसको फेस कैसे करेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे ज़्यादा उनको समझाने की बजाय हमें माशरे के लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इस गरीब तबके का या इस गरीब घराने का एक या दो बच्चे अगर थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला हो गए तो अब इन्हें ज़िंदा रहने के लिए खून की ज़रूरत है। अब ये खून माशरे के लोगों ने उन्हें अतिया करना है। अगर वो खून इनको अतिया करेंगे तो वो बच्चा
लंबी ज़िंदगी जी पाएगा। एक वालिद, एक वालदा या उस घर का कोई भी फ़र्द अपने उस बच्चे के लिए अपने गली मोहल्ले से या जानने वालों से महीना, 2 महीने, 3 महीने तक तो खून मांगता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग उससे दूर इस वजह से होना शुरू हो जाएंगे कि कहीं ये हमसे ब्लड ना मांग ले। लेकिन उसका चूँकि बच्चा है, उसका लख्ते जिगर है, उसे ज़िंदा देखना चाहता है, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उन्होंने खून मांगना है। लेकिन उन्हें खून अगर नहीं मिलता तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो थैलेसीमिया के इदारे हैं जैसे रियाज मंसूर ट्रस्ट हैं, तो लोग फिर ऐसे इदारों का रुख करते हैं ताकि उन्हें मुतवातर खून की जो फ्राहमी है वो मुमकिन हो सके। सही। अच्छा सर, ब्लड डोनर डे भी है, तो इसके हवाले से मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया में क्यों मनाया जाता है? क्या लोगों को सिर्फ एक अवेयरनेस देनी होती है कि अगर आप ये नहीं देंगे या आप इसमें अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जाहिर है कि कहीं ना कहीं किसी को नुकसान होगा? सर, जो खून देने का अमल है, अगर हम इसकी तारीख उठा के देखें तो ये बहुत सदियों पहले भी ये अमल था। हिजामा इसका एक शक्ल होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हिजामा होता था, जिसका मकसद ये था कि जो हमारे जिस्म का इजाफी वो वाला खून जो हमारे जिस्म के लिए ठीक नहीं है उसको निकलवा दिया जाए। तो ये अमल तब से चल रहा था। चलते चलते इसने जिद्दत इख्तियार की, एक नया अमल मुतारिफ हुआ कि आप अपने जिस्म का खून वो किसी को अतिया कर दें, जिसके लिए साइंस ये कहती है कि हर 4 महीने बाद, आप इवन के 3 महीने बाद भी आप अपने जिस्म का खून अतिया कर सकते हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके जिस्म की ज़कात भी है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ को आप देखें तो वहाँ पर तो बाकायदा एक सिस्टम है कि आपको हर 4 महीने के बाद एक मैसेज जो है वो आ जाता है कि आपने इस डेट को जो है वो खून अतिया किया था, अब आप दोबारा खून अतिया कर सकते हैं। उसकी वजह से जो लोग जिन्हें खून की ज़रूरत है, चाहे वो हादसात का शिकार हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उनको जब वो खून हर 4 महीने बाद एक सिस्टम के मुताबिक इदारों में पहुंच जाता है तो वहाँ पर फिर अमवात की शरह वो नहीं होती जो हमारे पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खून देने वालों की शरह बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ना सिर्फ थैलेसीमिया सेंटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बल्कि जो एमरजेंसी के शोबे कायम करने वाले इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो 14 जून को सर इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पे, ताकि लोगों को इस बात से बाखबर किया जाए कि आपके जिस्म से निकलने वाला खून जो आप अतिया करेंगे वो आपको तो कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन किसी की जान को बचाने का सबब बनेगा। और आपके जिस्म से 3-4 महीने के बाद जो खून आप अतिया करते हैं वो ऐसी बीमारियां जो जिस्म में पैदा होना चाह रही हैं या शुरू हो चुकी हैं, खून देने के अमल की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा सर, आम तौर पे ये समझा जाता है और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इनकी एज 15 से 20 साल होगी मैक्सिमम। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? क्या इस पे कोई मज़ीद रिसर्च हो रही है जिससे इसको, इन चीज़ों को कुछ बेहतर किया जा सके या इस पे कुछ काम हो सके? सर, इस पे मैं बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया, और आपके इस क्वेश्चन की तवस्सुत से ही मैं चाहूँगा और आपके चैनल के तवस्सुत से एक ख़ास चीज़ जो वो लोगों को मैं बताऊँ। हमारे पाकिस्तान में यही कॉन्सेप्ट अभी तक नज़र आता है कि थैलेसीमिया के बच्चों की उम्र कम होती है, लेकिन कभी भी किसी इदारे ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि उम्र कम क्यों होती है। हमारे पाकिस्तान में अगर 15 से 20 साल की उम्र तक थैलेसीमिया के बच्चे की उम्र है तो फिर क्या वजह है कि बाहर की दुनिया में, दूसरे ममालिक में यही बच्चे नानी, नाना, दादी, दादा की उम्र तक भी पहुंचते हैं? अच्छा। उसकी वजह ये है सर कि वहाँ पर खून देने का जो अभी जिक्र मैं कर रहा था कि वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो कंटिन्यूस है। एडिशनली अब जब एक अमल मुसलसल चल रहा है, एक बच्चे को महीने में 3 दफ़ा ब्लड लग रहा है, तो उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स से निपटने के लिए बड़ी ख़ास किस्म की बड़ी महंगी अद्वियात हैं जो इन्हें देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके जिस्म में जो इजाफी फौलाद है उसको भी नॉर्मल किया जाए, और जो इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात हैं उनको थ्रू मेडिकेशन हम उसको लेके चलें। बाहर की दुनिया में चूँकि इस चीज़ को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है तो वहाँ के बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ खून लगाया जाता है, वो भी एक तसलसल के साथ नहीं, जिस वजह से ये बच्चे ज़्यादा देर जी नहीं पाते हैं। तो सर बाहर यानी वाकई ये रिसर्च में चीज़ है कि उनकी एज ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब आने वाले दौर में गवर्नमेंट कोई ऐसे क्या स्टेप्स ले सकती है, या आम तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाहिर है कि जब वो इन चीज़ों को देखेंगे तो जो आम आवाम है वो भी इस चीज़ को देखेगी, तो स्टेप्स कौन से ऐसे लिए जा सकते हैं जिससे इस चीज़ से बचा जा सके?
सर अगर आप रिसर्च को देखें, हिस्ट्री को उठा के देख लें, तो जिन ममालिक से थैलेसीमिया का आगाज़ हुआ था, साइप्रस, इटली, यूनान, ये इसके वो मुल्क थे जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी। आज वहाँ पे एक भी मरीज़ थैलेसीमिया का नहीं है, और उसकी वजह ये है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए वहाँ पर, बल्कि आम आवाम के लिए कानून साजी कर दी गई कि शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट आप ज़रूर करवाएं। निकाह नामे के साथ उस टेस्ट का होना ज़रूरी करार दे दिया गया, जिसकी वजह से आने वाले 2 दहाइयों के बाद अब वहाँ पे कोई भी थैलेसीमिया का मरीज़ नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया के रोकथाम के लिए, इसके सद्देबाब के लिए, अगर हम ये चाहते हैं कि इसको ख़त्म कर दें हम थैलेसीमिया को, तो शादी से पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ना सिर्फ एक कानून पास करें कि थैलेसीमिया का टेस्ट मेल और फीमेल अपना ज़रूर करवाएं, और उसका जो है वो उसे मुंसलिक करें थैलेसीमिया के निकाह नामे के साथ। इवन के निकाह नामा में भी वो जो है उसे शामिल किया जा सकता है, जिसमें टेस्ट का साथ लगा हुआ होना और उसका तहरीरी तौर पे बयान देना वो ज़रूरी हो। सही। अच्छा सर, आपने ये इतनी बड़ी ट्रस्ट बनाई, आप उसके प्रेसिडेंट के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सर ये अभी करंट क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है थैलेसीमिया के अलावा, ये थोड़ा सा बताएं। करंट क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले वक्त में क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? सर थैलेसीमिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके बच्चों को ट्रीट करना आसान काम नहीं है, तो लेकिन मुमकिन ज़रूर है। रियाज मंसूर ट्रस्ट में जहाँ थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दी जा रही हैं, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम टेस्ट्स, वो तमाम सहूलियात जो बाहर के मुल्कों में इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं और फिर इनकी ज़िंदगी भी अल्लाह की मदद और अल्लाह के हुक्म से बढ़ती है, वो ये है कि हर 4 महीने के बाद इनका एकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट होना चाहिए, इनका हार्ट के लिए एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होना चाहिए, फुल बॉडी एक्सरे होना चाहिए, उसके साथ इनको जो कलर डॉपलर है स्प्लीनोमेगैली के लिए वो होना चाहिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलॉन्ग विद मेडिकेशन एंड जो टेस्ट्स इनके हैं लेबॉर्ट्री के वो होने चाहिए। ये सारे होते रहें तो ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तमाम सहूलियात रियाज मंसूर ट्रस्ट में एक ही छत के नीचे सर अवेलेबल हैं। और एडिशनली रियाज मंसूर ट्रस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि जनरल हेल्थ केयर का एक मुकम्मल सेटअप है, तो तकरीबन तमाम कंसल्टेंट हमारे पास वहाँ पे मौजूद हैं, जो ना सिर्फ आम लोगों को भी सेहत और इलाज मुआलजा की सहूलियत फ्राहम करें, बल्कि थैलेसीमिया के मरीज़ों को किसी भी कंसल्टेंट की, किसी भी टेस्ट की, किसी भी किस्म की ज़रूरत पेश आती है तो वो हम उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं सर, फ्यूचर के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के लिए सर्जिकल टावर की कोई 3 महीने पहले बुनियाद रखी थी, जो कि अब तामीर का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है, जहाँ पे हम इंशाल्लाह गायनी के मरीज़ों के लिए एक बड़ा सेटअप बना रहे हैं, आंखों के मरीज़ों के लिए बड़ा सेटअप बना रहे हैं, और जनरल सर्जरी और एमरजेंसीज के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बनाया जा रहा है। सही। अच्छा सर, ये सारा काम आपने अपनी ज़िंदगी में किससे मुतासर होकर शुरू किया? सर मुतासर हम थैलेसीमिया के बच्चों से ही हुए थे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि थैलेसीमिया के बच्चों को जब देखा कि उनकी ज़िंदगी वो इस कर्ब में मुब्तला है कि उन वालिदैन की सोच ये है, हमारे बच्चे जब उनकी सालगिरह आती है तो हम खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे बच्चा 1 साल का हो गया है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि इन बच्चों की उम्र 15 साल है, तो वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र अब 14 साल बाकी रह गई। तो वो किस कर्ब में होते हैं, उन्हें सालगिरह की खुशी नहीं हो रही होती, और खौफ बढ़ता जाता है कि जूं ये अपने 15 साल या 20 साल की उम्र के करीब जाएगा तो शायद इसने इस दुनिया में बाकी नहीं रहना। तो इसी चीज़ ने हमें इंस्पायर किया कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं, कुछ ऐसा काम करें इन बच्चों के लिए कि अल्लाह की मदद से हम रिसर्च पे काम करें, इनकी ज़िंदगी बढ़ सके। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? अगर एक जुमले में बात करूं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे कासिम अली शाह होने चाहिए, और हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। हम बात करें सियासत की, हम बात करें दूसरी तीसरी किसी भी फील्ड की, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें तरबियत की ज़रूरत है। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन स्पेशली जो तरबियत पे काम कर रहे हैं आप लोग, और शाह साहब काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी ज़रूरत है। तरबियत से कौमें बनती हैं, तरबियत से मुआशरे बनते हैं, तरबियत से मुल्क तरक्की करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दरवेशों की तरह अगर कासिम अली शाह साहब काम कर रहे हैं
तो हमारे मुल्क को कासिफ अली शाह साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है। अच्छा सर, ब्लड डोनर डे के हवाले से आप डोनर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका, और आपकी चैनल और आपके तवज्जुह से मैं इस प्रोग्राम को देखने वालों को, स्पेशली यूथ को, ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपका खून किसी की रगों में ज़िंदगी बन के दौड़ सकता है, और जब तक वो ज़िंदा रहेगा आपके नामा माल में भी ज़िंदगी जो नेकियां लिखी जाती रहेंगी, तो मेरा ख्याल है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी माँ का लख्ते जिगर अगर आपके खून की एक बोतल से ज़िंदगी जी सकता है तो उसके लिए आगे बढ़ें और अपना खून रियाज मंसूर ट्रस्ट को अतिया करें, ताकि जो एक मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं और ब्लड के अतियात इकट्ठा करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप आएँ, हमारा हिस्सा बने, हमारे मेंबर बने और इस कॉज को आगे ले जाने में हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नफ़ीस साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अहम गुफ्तगू की। ज़ाहिर है कि लोगों को आपने अवेयरनेस भी दी और बताया भी कि इससे बचा किस तरह जा सकता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो सबसे अहम चीज़ है वो जो कह लें कि आप कंक्लूजन है वो यही है कि शादी से पहले आपका जो थैलेसीमिया का टेस्ट है वो एक बहुत अहम चीज़ है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं, और बाद में फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो फिर हैं ही। अल्लाह ताला हम सबको इन मामलात से महफूज रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।